Q&A सेशन। सो आपका CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के रिस्पेक्ट में आपका कोई भी इस सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, बेसिक क्वेश्चन हो, और आपको किसी डोमेन से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। इस सेशन में आई एम गोइंग टू सॉल्व और ट्राई टू गिव सम सोल्यूशन बेस्ड ऑन वट एवर क्वेश्चन आस्क। मैं 1 मिनट वेट करूँगा और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद से आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। CISM के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं जब तक आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, और आपको फिर ओके। थैंक यू मिस्टर जय वी। ऑडियो इज़ क्लियर टू मी। ओके ओके, मैं एक्चुअली स्ट्रीमिंग जो एप्लीकेशन मैं उस पर देख रहा था, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मेरे को नहीं दिखा था, मेरे को यूट्यूब पे देखना चाहिए था। ओके ओके, सो यू गॉट द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये 4 क्वेश्चन थे, तो द एजेंडा इज़, जब तक आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे जेनरिक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तब तक मैंने सोचा था कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और आपको हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन की एनालिसिस करने में। ठीक है, तो दैट इज़ द एजेंडा। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, विजिबल है प्रॉपरली? ओके, मिस्टर जय वी ने एक्चुअली जो 4th क्वेश्चन था वो पहले डिस्प्ले आ गया था, सो आई थिंक आपने उसका आंसर बता दिया। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पे जाएंगे, और अगर टाइम परमिट किया देन आई विल टेक वन टॉपिक ऑल्सो। CISM डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का मैं कुछ टॉपिक भी लूँगा। ठीक है, सो अभी मैं चैट मैसेंजर भी देख रहा हूँ, और आई थिंक आई एम गुड। ओके, सो सबसे पहले जब तक कोई क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर जय वी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और तब तक मैं क्वेश्चन 1 देखता हूँ। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 आया है। 1 कह रहा है द सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा कस्टोडियन इज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्लूड। बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जो डेटा कस्टोडियन की जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो क्या होती है। अगर आपको डेटा कस्टोडियन की डेफिनेशन पता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेटा कस्टोडियन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको जब आंसर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बता दूँगा। ठीक है, डेटा कस्टोडियन, डेटा ओनर, ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं। या अगर मैं आपसे बोलूँ पॉलिसीज़, प्रोसेस, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड, ये कुछ टॉपिक हैं जो अगर आपको नहीं क्लियर हैं, सो आई एम सेइंग कि आप CISM का एग्ज़ाम मत अटैम्प्ट करिएगा जब तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए विद एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको डेटा कस्टोडियन की, डेटा ओनर की एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे भी लिए हैं जिसमें डेटा ओनर की बात होगी। ठीक है, पहले समझते हैं डेटा कस्टोडियन के बारे में इन्होंने क्या पूछा है। ऑप्शंस में क्या दिया है, एज्यूमिंग ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। मीन्स ये बताना चाह रहे हैं डेटा कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एज्यूम करता है ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट का। बिल्कुल गलत, ऐसा कोई भी, इनफैक्ट डेटा कस्टोडियन ही ऐसा कोई भी रोल नहीं होता है जिसमें हम लोग डेटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन एसेट का प्रोटेक्शन को एज्यूम करते हैं, ऐसा कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन डेटा क्लासिफिकेशन लेवल। मतलब जो भी डेटा है उसका क्लासिफिकेशन लेवल इनके हिसाब से क्या डेटा कस्टोडियन करता है क्या? अगर आपको पता है डेटा कस्टोडियन तो आपको पता होगा कि आंसर बी नहीं है। आंसर कौन सा करेक्ट हो सकता है? डेटा कस्टोडियन। फिर डेटा क्लासिफिकेशन करता कौन है? डेटा क्लासिफिकेशन करता है डेटा ओनर। क्यों? बिकॉज जो ओनर होता है ना, उसको पता होता है कि उसका डेटा कितना सेंसिटिव है। अगर वो एक्सपोज हुआ या किसी ने उसको हैक किया तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई वो बोलेगा ये पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, और दिस इज़ वेरी व्हाट इज ए
प्राइवेट काइंड ऑफ ए थिंग। सो जो भी डेटा क्लासिफिकेशन लेवल होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग तरीके से डेटा क्लासिफिकेशन होता है, और मिलिट्री में अगर आप देखिए तो उसमें अलग तरीके से एक डेटा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, आप अगर मेरा एक वीडियो भी देखेंगे उसमें डेटा क्लासिफिकेशन का मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, उसमें सीक्रेट, टॉप सीक्रेट टर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सेंसिटिव, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। सो यहाँ पे डेटा क्लासिफिकेशन डेटा कस्टोडियन के द्वारा नहीं किया जाता है, विच इज़ वेरी मच क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इन प्रोडक्ट्स दे इंस्टॉल। सबसे पहला वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इम्प्लीमेंटिंग मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का टर्म यूज़ हुआ है। डेटा कस्टोडियन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इनफैक्ट आप CISM का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आपका रोल इसमें क्या रहेगा, आपका रोल रहेगा कंसल्टेंट का। जय एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं ये थर्ड ऑप्शन समझाता हूँ, फिर मैं आपका जो आपने कमेंट किया मैं एक बार वो पढ़ता हूँ। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का जो रोल होता है ना, वो हम लोग का नहीं होता। हम लोग मतलब जो लोग CISM का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग का रोल हमेशा कंसल्टेंट का रहता है, और CISM एग्ज़ाम देते समय आपको इस रोल में ही रहना है, हमेशा इस रोल में रहना है। इनफैक्ट जब मैंने CISM का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एक प्रैक्टिस करी थी। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने ऑफिस में या बाकी के जहाँ कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग बहुत तरीके के काम करते हैं, और उससे क्या होता है कि हम लोग अपना रोल भूल जाते हैं। कई जगह हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टीम के साथ बैठते हैं, कई जगह हम लोग कंसल्ट भी करते हैं, कई जगह हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, हम बिजनेस के साथ भी बैठते हैं, सेल्स टीम के साथ बैठते हैं। तो हमारा एक्चुअल रोल क्या है वो कई बार चेंज होता रहता है, कंपनी टू कंपनी और टाइम टू टाइम। लेकिन CISM का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपका रोल रहेगा कंसल्टेंट। एक ट्रिक मैंने करी थी, मैंने अपने शर्ट में जो पॉकेट रहती है वहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया था, उस पर लिखा था कंसल्टेंट। ये मैंने घर में ही किया था, ऑफिस लगा के नहीं जाता था, या जब मैं इसकी ट्रेनिंग ले रहा था CISM प्रिपरेशन की, तब मैंने यहाँ पे अपनी पॉकेट पे लिखा था। इनफैक्ट मैंने प्रॉपरली सूट पहना था, और सूट पहनने के ऊपर मैंने अपनी पॉकेट पे लिखा था कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो लोग होते हैं ना, दे आर ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो हाईली आई मीन यू नो प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो लोग अपने दे आर ऑलवेज इन देयर रोल। वो आपको हमेशा एक राय देंगे, वो खुद हाथ नहीं लगाएंगे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, और दे विल जस्ट ट्राई टू रिपोर्ट। वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो कॉन्टीन्यूस रिपोर्ट करते रहेंगे कि भाई ये गलत है, दिस इज़ द फैक्ट एंड फिगर, बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू वर्क समथिंग ऑन योर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, सो आप अगर अपने रोल की ही बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। CISM में आपको इम्प्लीमेंटिंग का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ इज़ मोर ओवर दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, डेटा कस्टोडियन कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में काम नहीं करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, IT के जो बंदे होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी मेजर्स आर कंसिस्टेंट विद पॉलिसी। सी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, अभी मैंने इस नीचे इस क्वेश्चन के इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो कस्टोडियन होता है ना, वो उसका रोल हमेशा ये रहता है कि जो पॉलिसीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड हों, और इंश्योर रहे कि वो वही इन्फोर्स रहे वो टू प्रोटेक्ट सर्टेन डेटा। ठीक है, सो इसका आंसर डी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और भी लेता हूँ, बट एक बार मैं जो कमेंट आया मैं वो पढ़ लेता हूँ। क्रिटिकलिटी एंड सेंसिटिविटी टू बी डिफाइंड, वाई डेटा ओनर आई गेस। ओके, सी जय, आपका जो कमेंट है क्रिटिकलिटी एंड सेंसिटिविटी टू बी डिफाइंड, वाई डेटा ओनर आई गेस। देखिए, डेटा मैं क्या समझूँ, आपका कमेंट ये है कि क्रिटिकलिटी और सेंसिटिविटी डेटा ओनर क्यों डिफ़ाइन करेगा। आपका कमेंट ये बता रहा है क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, डेटा ओनर का मतलब क्या हुआ है, वो रिसोर्स या वो व्यक्ति जो अपने डेटा के बारे में जानता है, जिसको पता है कि उसका डेटा कितना क्रिटिकल है, बाई डेटा ओनर्स। ओके,
ओके, या सो क्रिटिकलिटी एंड सेंसिटिविटी क्यों डेटा ओनर डिफाइन करता है, आई थिंक आपका ये पॉइंट है। देखिए, जैसे मैंने बताया डेटा ओनर, अगर मेरा कोई एक मान लीजिए मैंने लेटर लिखा है जिसमें काफ़ी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मैं डेटा ओनर हुआ, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। अभी ये डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को कितना सीक्रेटली रखना है, कितना क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब अगर किसी कॉम्पिटिटर को डेटा मिल गया, सो मेरा लेटर का कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है कि मेरा कॉम्पिटिटर उसका कुछ फ़ायदा उठा ले, राइट। सो मैं उसको मार्क करूँगा, मैं इसको क्लासीफाई करूँगा कि ये जो डेटा है दिस इज़ हाईली सेंसिटिव, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, इट शुड नॉट बी लीक्ड इन अ पब्लिक डोमेन। मैं इसको क्लासीफाई करूँगा, और अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो कहीं पे मैं डिफाइन भी करूँगा कि इसका मतलब क्या है। डू नॉट ओपन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ऐसा कुछ मैं स्टेटमेंट भी लिखूँगा। दिस इज़ हाईली सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा, इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं क्यों करूँगा, बिकॉज आई एम द डेटा ओनर। मेरे को पता है कि वो अगर एक्सपोज हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और आई विल इंश्योर कि वो डेटा सही हाथ में जाए। ये काम होता है डेटा ओनर का। अब डेटा कस्टोडियन का एग्जाम्पल क्या होता है। डेटा कस्टोडियन आप ये समझिए कि एक जेल का जो जेलर होता है ना, वो होता है डेटा कस्टोडियन। मतलब देखिए, डेटा कस्टोडियन जो होता है ना, उसका काम क्या होता है कि जैसे शाम को ही विल इंश्योर कि सारे कैदियों की काउंटिंग हो, शाम को ही विल इंश्योर कि सारी लाइटें जितनी भी हैं वो जलनी चाहिए। उसका ये रोल रहता है कि सारे कैदियों को खाना टाइम पे मिले और अच्छा खाना मिले, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, ये सब हैं पॉलिसीज़ जो जेल में डिफ़ाइन करी हैं। ही नीड टू इंश्योर, अब आप देखिए ऑप्शन डी पढ़िए, ही नीड टू इंश्योर सिक्योरिटी मीजर्स आर कंसिस्टेंट विद पॉलिसी। यहाँ पे सिक्योरिटी मीजर्स को आप रिप्लेस करिए जो जेल की पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई हों, ठीक है। ये काम रहता है उस जेलर का। तो जेलर कौन है यहाँ पे, जेलर इज़ डेटा कस्टोडियन। डेटा मीन्स यहाँ पे आप समझिए जो कैदी हैं वो, ठीक है। डेटा को रिप्लेस करिए कैदी से, और कस्टोडियन को रिप्लेस करिए जेलर से, ठीक है। सो वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी मेजर्स आर कंसिस्टेंट विद पॉलिसी। मीन्स अगर पॉलिसी में लिखा है कि शाम को जेलर जितने भी कैदी हैं उन सबको काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो वो काम किसका है, वो डेटा कस्टोडियन का है। डेटा कस्टोडियन कहेगा कि डेली शाम को 4 बजे 5 बजे जो भी उनकी पॉलिसी में लिखा होगा वो काउंट करेगा, ठीक है। सो इंश्योरिंग सिक्योरिटी मीजर्स आर कंसिस्टेंट विद पॉलिसी। पॉलिसी में लिखा है 5 बजे, तो 5 बजे वो सबको काउंट करेगा। पॉलिसी में लिखा है कि मंडे को एक्स खाना बनेगा, तो एक्स खाना बनना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। मिस्टर जय बोल रहे हैं परफेक्ट एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जय, इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल आपने ज्वाइन किया। और आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए, कुछ भी रहेगा आई विल ट्राई टू गिव सम मोर एग्जाम्पल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि डेटा कस्टोडियन होता क्या है। अगर आपको डेटा कस्टोडियन पता है, बस इतना ही आपको समझना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चारों ही ऑप्शंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड अब आपको मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, थोड़ा ऊपर मैं चाह रहा था करना, देखें। ओके, ऊपर आ गया। ओके, अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ता हूँ। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ओके, सो हम लोगों ने डी ऑप्शन डिस्कस किया था। अब आंसर डिटेल में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा कस्टोडियन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। डेटा कस्टोडियन की जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या क्या इंक्लूड होती है। इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मीजर्स आर मेंटेन। पहला है कि अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मीजर्स आर मेंटेन, ठीक है, एंड आर कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कंसिस्टेंट रहे। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होल्ड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो मैनेजमेंट होते हैं ना, इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन एसेट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। अब देखिए इन्होंने पहला ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है।
और यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या ही बोला था, एज्यूमिंग ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ इन्फो, ये तो कुछ भी रिलेवेंट भी नहीं था ऑप्शन। तो अगर आप ऑड मैन आउट करेंगे ना तो ए ऑप्शन तो सबसे पहले हट जाना चाहिए इस तरह की क्वेश्चन में। अब देखिए इन्होंने आगे क्या बताया, डेटा ओनर डिटरमाइन डेटा क्लासिफिकेशन लेवल फॉर इंफॉर्मेशन एसेट। देखिए जो डेटा ओनर होते हैं वही डिफाइन करते हैं डेटा क्लासिफिकेशन लेवल फॉर इंफॉर्मेशन एसेट। क्यों? सो दैट appropriate level of control can be provided to meet requirement relating to CIA, confidentiality, integrity and availability. because वो क्यों इंफॉर्मेशन जो डेटा ओनर होते हैं वो डेटा क्लासिफिकेशन लेवल क्यों प्रोवाइड कराते हैं? सो दैट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड किया जा सके। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली डोमेन में आप जान सकते हैं, कुछ प्राइवेट है आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पता चल जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर को पता चल जाए तो डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका पर्पस ये रहता है वो ऑन एंड होल कि आपका CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन प्रोडक्ट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IT डेवलपर्स। ये कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन का एक्सप्लेन किया है, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन वर्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट आई डोंट नो क्या मतलब है इसका, बट ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल अगर प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑफ कोर्स कस्टोडियन का तो दूर दूर तक नहीं होता है। ठीक है, और हमारे रोल में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बीइंग ए कंसल्टेंट और इन ए रोल ऑफ कंसल्टेंट वाइल गिविंग द एग्जाम ऑफ CISM। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन द प्रोडक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IT डेवलपर। ठीक है, IT डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अपना नहीं होता है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, 1 मिनट भी नहीं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, जस्ट वांट टू चेक कि किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाय द वे जय, आपका एग्ज़ाम देने का आपने कब सोचा है? आर यू प्लानिंग टू गिव दिस ईयर और प्रॉब्ली दिस मंथ? और कब देने का सोचा है वो भी बताइएगा, और अगर आपने प्लान बनाया है कि नहीं बनाया है एक बार वो भी बताइएगा। और अब प्लान बनाया है तो आपके प्लान में एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है? आर यू ऑन ट्रैक और आर यू लैगिंग और आर यू अहेड ऑफ द योर प्लान, वो बताइएगा। आप चाहें तो वो प्लान में से डिस्कस कर सकते हैं, मे बी आई कैन हेल्प यू टू फाइन ट्यून योर प्लान इफ़ यू रिक्वायर्ड। ठीक है, सो कैसी तैयारी चल रही है वो भी बताइएगा। ठीक है, और एनीवन जो लोग लाइव सेशन में नहीं भी हैं, अगर आप मेरे से अपना प्लान बनाना भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं प्लान बनाने में, तो भी आप बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू सेटअप ए 1-on-1 मीटिंग विथ यू एंड विल ट्राई टू हेल्प यू टू गेट द प्लान डन। ओके, प्लानिंग टू गिव दिस ईयर इन हैड फर्स्ट अटेम्प्ट इन February। ओके, अच्छा आपने इस ईयर का प्लान किया है लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट February तक ट्राई करने की सोच रहे हैं 23 में। ओके ओके, श्योर नो प्रॉब्लम। देखिए अभी हम लोग नवंबर में आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ अगर आप अभी भी आपका प्लान मीट नहीं हो रहा है, सो आई एम थिंक 4 मंथ इज़ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन आई वुड से। आप प्लान बनाइए, प्लान कैसे बनाना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था फर्स्ट। अरे नो प्रॉब्लम जय, कोई बात नहीं, मैं ये कमेंट पढ़ूँगा नहीं, बट आपने जो लिखा है कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी है तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा कि नाउ यू नो मेनी थिंग्स। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब उस बारे में कुछ भी मत सोचिएगा। ठीक है, जो आपने अभी लिखा है, अब नाउ यू आर हैविंग ए मच मोर एक्सपीरियंस गाय, और अब आपका जो आप जो इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, एक बार आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अपना प्लान। और आपके लिए और मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबके लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आई वुड से कि आप मेरे साथ 1 घंटे का एक सेशन रखिएगा,
मे बी 1 या 2 दिन में आपके साथ सेशन लूँगा, और उसमें आई विल ट्राई टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन विल बी वेरी बेसिक। आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका नॉलेज किस लेवल तक गया है, ठीक है। बस उतना ही मैं करूँगा। 1 घंटे का 1 या 2 सेशन होगा, ठीक है। एक सेशन में मैं 2 डोमेन लूँगा, 4 डोमेन है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। सो 1 घंटे में मैं 2 फर्स्ट और सेकंड डोमेन लूँगा, और नेक्स्ट डे में थर्ड और फोर्थ चैप्टर का एक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चंस कोई भी ऐसे नहीं होंगे कि 4 ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट आस्क यू व्हाट इज़ रिस्क, ठीक है, आई विल आस्क यू व्हाट इज़ पॉलिसी। अगर आपने इसका आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है, या ये इसमें आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, कौन कौन से आउटपुट, 6 टाइप ऑफ आउटपुट होते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। आपको पता है क्या बिजनेस केस कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग द बिजनेस केस। सिक्योरिटी मैनेजर जो होते हैं, सॉरी सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, उनसे हम उनको कैसे कन्विंस करते हैं, क्यों कन्विंस करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये इस तरह की कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और अगर आपके वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे मेरे को, देन आई विल अपफ्रंट से कि येस यू आर गुड टू गो, अदरवाइज आई विल अपफ्रंट से नो, डोंट गो फॉर दिस अटेम्प्ट, वेट फॉर 10 to 15 days मोर, डू दिस, दीज आर द फ्यू वीकनेसेस, यू नीड टू वर्क ऑन इट, एंड देन आप जिए, ठीक है। मैं आपको एक इफ़ यू यस जय, मैंने इसके पहले भी काफ़ी लोगों को इस तरह से सेशंस लिए हैं, एंड आई फाइंड कि दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग, बिकॉज जब मैंने भी एग्ज़ाम दे रहा था CISM का, सो मेरे को लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि यार मेरा तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो दैट इज़ उतना उस डायरेक्शन में सही हुआ है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जबकि मैंने ऑलमोस्ट 3000 प्लस क्वेश्चंस लगाए थे। सो वो डाउट रहता है कि तैयारी मेरी कैसी है। सो वो ये सारी वीकनेसेस जो मैंने फाइंड आउट करी थी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी एग्ज़ाम दे एटलीस्ट इस तरह की प्रॉब्लम उसको ना फेस हो, ठीक है। सो जय वी, आप एक बार मेरे से बात करिएगा, अगर आप इस मंथ मतलब नवंबर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, अपना ईमेल आईडी भेजिएगा, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी लोगों को पता भी है, ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियो में बोल भी दिया है, तो मैं यहाँ भी बोल ही देता हूँ, 9619094404। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैं इस नंबर पे कॉलिंग बहुत ही कम उठाता हूँ या नहीं उठाता हूँ, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप पे 99% मैं इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ, अनलेस अनटिल मैं कहीं किसी मीटिंग में या कहीं फंस गया हूँ, तो मैं फिर आपको बट व्हाट्सएप तो मैं इमीडिएट जल्दी से जल्दी करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा, ओके जय भी आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर है, ओके गुड, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वैसे बोल भी दिया है, सो नो प्रॉब्लम, आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। सैटरडे संडे में बैठते हैं कभी, जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक मतलब आई विल जस्ट ट्राई टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, ठीक है, अदर दैन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने फिलर की तरह यूज़ किया है, आज के वीडियो का पर्पज़ यही था कि आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेरीज। और ये वीडियो जो मेरा लाइव सेशन था ना, ये मेरा मेरा प्लान था, ये मैं सैटरडे एवरी सैटरडे को मैं लेना चाह रहा था एट समवेयर अराउंड 9। बट हुआ क्या है कि जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, आई गॉट इलनेस समथिंग कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर, जिसमें जो मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर है, इसमें मूवमेंट पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब जो 360 डिग्री पे आप लोग सारे हाथ घुमा लेते हैं अच्छे से, ऊपर नीचे साइड से, वो मेरा उतना नहीं होता। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न ये हुआ कैसे, बट देयर वॉज ए डे आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पिक अप अम्ब्रेला फ्रॉम माई कार फ्रॉम द बैक सीट, और सडनली मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हुआ और आई वॉज नॉट एबल टू पिक अप दैट अम्ब्रेला। देन आई रियलाइज़ कि समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने कुछ दिन वेट किया, बट बाद में दर्द बढ़ता गया, देन आई कंसल्ट टू डॉक्टर,
ऑर्थोपेडिक्स, उसने बताया कि भाई ये फ्रोज़न शोल्डर है। तब से मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के यहाँ जा रहा हूँ, आज लगभग 2 से 3 महीना हो गया है, और आराम मिल रहा है थोड़ा, बट दर्द बेइंतहा दर्द है। मतलब दर्द का तो आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि कितना ज़्यादा दर्द होता है। पूरी रात मेरे दर्द होता रहता है, ठीक है। और हर तरीके का ऑइंटमेंट, तेल, उस सब में लगा चुका हूँ। पेन किलर मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इस फ्रोज़न शोल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसमें दर्द होता ही होता है, ठीक है। एनीवे मैं थोड़ा डेविएट हूँ अपने टॉपिक से, लेट मी कम बैक टू द मेन टॉपिक। ओके, सो द पर्पज़ वाई आई वाज सेइंग दिस कि मैं नेक्स्ट टाइम से सैटरडे 9 PM मैं ये सेशन रखूँगा, ठीक है। संडे सब लोग आराम करें, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा यू जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपके लिए फिर से सेशन रख लूँगा संडे को भी अगर ज़रूरत होगी। कुछ लोग के लिए सैटरडे वर्किंग भी रहता है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर, उनके लिए कभी कभी 3rd या 4th सैटरडे उनका वर्किंग रहता है। तो वो लोग अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो उनके लिए मैं संडे को भी एक सेशन दोबारा कर लूँगा, बट बहुत लंबा सेशन नहीं रखूँगा, ठीक है। आधे घंटे का हो जाएगा। आज वैसे भी अभी आधा घंटा तो हो ही गया बात करते करते, और अभी एक ही क्वेश्चन किया है, अभी 3 क्वेश्चन और रह गए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी शुड बी सेलेक्टेड प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर। इसमें क्या पूछा है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग क्यों, किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी शुड बी सेलेक्टेड प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है। प्राइमरी रीज़न क्या होता है किसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करने का? पहला ऑप्शन दिया है एबिलिटी टू मीट बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो भी है उसको मीट करने के क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इवेलुएट इन ट्रेड पब्लिकेशंस, आई डोंट नो उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। कोई भी पब्लिकेशंस, कोई ट्रेड पब्लिकेशन को इवेलुएट करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। आई डोंट नो दिस इज़ एट ऑल रिलेवेंट विद दिस क्वेश्चन, ये एब्सोल्यूट ऑड मैन आउट है, बी तो बिल्कुल ही गलत है। यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, भाई आप न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को क्यों यूज़ करेंगे, क्या ज़रूरत है? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना डेटा ही नहीं आता है कि आपको उसके लिए सिम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो आप क्यों उसको लगाएंगे? सिम टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट आपके यहाँ इतना लॉग बनता ही नहीं है, या ऐसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं होता है कि आपको लॉग एनालिसिस की ज़रूरत पड़े, तो आप क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही होगा, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। देन बेनिफिट इन कंपेरिजन टू देयर कॉस्ट, कॉस्ट के कंपेरिजन में बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओके, कॉस्ट बेनिफिट आई गेस, ओके। मिस्टर जय आपने डी ऑप्शन आई थिंक बोला है, ठीक है। सो बेनिफिट इन कंपेरिजन टू देयर कॉस्ट, ठीक है, ये भी रीज़न। बट ये देखिए ऑप्शन तब आएगा ना जब आप सेलेक्ट कर चुके हैं। आपने बोला कि आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की, आपने एक बिजनेस केस बनाया है, ठीक है, और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाके बोल रहे हैं कि भैया ये जो सिम टेक्नोलॉजी है ना, ये आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप लगाएंगे तो इसका 1 करोड़ का खर्चा आएगा, नहीं लगाएंगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और उसके ये सारे फीचर्स हैं आप ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो आपका अगर कुछ अटैम्प्ट हुआ और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपका 2 करोड़ का नुकसान होगा। तो आप बेनिफिट कंपेरिजन करेंगे कॉस्ट से और उसके अटैक होने पे जो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। सो वो अगर आप कर रहे हैं तब तो ये डी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी शुड बी सेलेक्टेड, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है। वो आप तब बेनिफिट और कंपेरिजन, कॉस्ट का कंपेरिजन करेंगे जब आप सेलेक्ट कर चुके हो, और आपको अब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस करना है, बिजनेस हेड को कन्विंस करना है कि भैया तुम अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपए निकाल के दे दो, बिकॉज एक टेक्नोलॉजी आई है, सिम टेक्नोलॉजी, जो मेरे को लगानी चाहिए आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आप एज ए कंसल्टेंट आप राय दे रहे हैं, ठीक है, आप खुद नहीं लगाने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप हमेशा कंसल्टेंट के रोल में। सो यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन इसमें क्या है, एबिलिटी टू मिटिगेट बिजनेस रिस्क।
सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को सेलेक्ट करने का बेसिक रीज़न क्या हो सकता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है जो मेरे बिजनेस का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आप ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बिजनेस का रिस्क है कि भाई मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ या मैं ट्रेडिंग सेक्टर में हूँ, अगर डेटा लॉस हुआ, ठीक है, अभी लेटेस्ट देखिए उबर, अभी उबर का डेटा लॉस हुआ था। ठीक है, इनफैक्ट वहाँ के जो जहाँ तक मेरे की जानकारी है, वहाँ के सीईओ ने ये छुपाया था कि उसका कोई डेटा लॉस हुआ और इसी रीज़न से वो जेल गया। जेल जाने का रीज़न उसका ये नहीं था, जहाँ तक मेरे को पता है, कि डेटा लॉस हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैम्प्ट हुआ और वो सक्सेस हो गया। नो, उसका रीज़न था कि उसने छुपाने का ट्राई किया। ठीक है, और GDPR जो था ना, उसने उसको पकड़ा, जहाँ पे इट वाज क्लियरली मेंशन कि आपको सर्टेन टाइमलाइन में आपको इन्फॉर्म करना है गवर्निंग बॉडी को, रेगुलेटरीज़ को, कि आपके यहाँ अटैम्प्ट हुआ है और वो सक्सेस हुआ है। उसने वो छुपाया था। सर्टेन अमाउंट आई थिंक 24 to 48 आवर्स रहता है, बट उसने छुपाया। तो ये दिस वाज द लेजिटिमेट एक्शन जो उसने, सॉरी दिस वाज द नॉट लेजिटिमेट, दिस वाज द एक्शन डेलिब्रेट एक्शन, मैं लेजिटिमेट नहीं बोलना चाहिए था, डेलिब्रेट बोलना चाहिए था मेरे को। इट वाज अ डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू हाइड द थिंग्स फ्रॉम द रेगुलेटरी, और ये रीज़न था कि GDPR में वो पकड़ा गया और वो अभी जेल में है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है तो प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा, आई विल लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ इफ जस्ट इन केस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मेन जो दो इसमें कीवर्ड है, वन इज़ प्राइमरली, ठीक है, और दूसरा सेलेक्टेड, शुड बी सेलेक्टेड। अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, होना चाहिए, शुड बी मतलब चाहिए, किस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट होना चाहिए प्राइमरली ऑन बेसिस ऑफ देयर, किस प्राइमरी बेसिस की बेसिस पे उसको सेलेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस पे जो रिस्क है, अगर वो उसको मिटिगेट कर पा रहा है तो आई कैन सेलेक्ट दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिखाता हूँ मैं। एक मिनट, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा क्या? नहीं यार, अच्छा आया क्या? जस्ट गिव मी सेक। ओके, ये वन नोट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ आज, आई थिंक दूसरा तीसरा हफ्ता हो गया है, थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और इसमें एक फ़ीचर ये भी है, इसमें मैं ये भी लगा सकता हूँ पेन से। इनफैक्ट मैं पढ़ाते समय ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, एनीवे अभी ऑप्शन पहले समझते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ये एबिलिटी टू मिटिगेट बिजनेस रिस्क। क्यों? द मोस्ट फंडामेंटल इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज इट्स ability to reduce or eliminate business risk. This is the most fundamental criteria. ठीक है, कि हमारे बिजनेस पे जो रिस्क है वो रिड्यूस कितना कर पा रहा है या एलिमिनेट कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क इज़ नॉट पॉसिबल मेनी टाइम्स, बट अगर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या रिड्यूस कर पा रहा है तो कितना कर पा रहा है, कितना करना चाहिए। बाय द वे एनीवन, इसका आंसर कोई बताए कि रिस्क आइडियली कितना करना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजीज़ को, क्या इसको पूरा कर देना चाहिए? ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बात करते करते एकदम से मेरे को याद आया कि किसी भी टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हमारा जो रिस्क है वो कितना होना चाहिए, क्या वो ख़त्म कर देना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए, और रिड्यूस भी करना चाहिए तो अप टू व्हाट लेवल, बताइए इसका आंसर। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 सेकेंड, तब तक मैं फटाफट कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। कमेंट तो अभी और कुछ नए नहीं आए हैं, पुराने वाली कमेंट चल रहे हैं। बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं जो इसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन अपने मन से मैं पूछ रहा हूँ। बिजनेस, किसी भी बिजनेस में, ठीक है, किसी भी बिजनेस में अगर हम लोग रिस्क मिटिगेट करते हैं तो वो मिटिगेशन किस लेवल तक होना चाहिए? बाय द वे आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। विद एब्सोल्युटली राइट मिस्टर जय, आपने बिल्कुल सही बताया, विद इन रिस्क एपिटाइट।
जो रिस्क एपिटाइट है, एक वर्ड और भी होता है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ याद करने का, रिस्क कैपेसिटी होता है आई थिंक, क्षमता जिसको कहते हैं, चेक करिएगा, रिस्क कैपेसिटी भी होता है। रिस्क एपिटाइट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें जितना रिस्क एपिटाइट होता है वहाँ तक लाने का हमेशा कोशिश होता है। मतलब अगर उसके बाद अगर लॉस होता है तो कंपनी कैन बियर द लॉस, उसके ब्रांड पे, उसकी इमेज पे या उसके फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लेवल होता है हमारा रिस्क एपिटाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ। देन इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल वैल्यू इन रिटेंशन टू देयर कॉस्ट। ठीक है, द वैल्यू कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन। दिस शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर वेदर they use new or exotic technologies or how they evaluate in trade publications। ठीक है, बेसिकली इसमें यही इन्होंने बताया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेशन टू देयर कॉस्ट, द वैल्यू कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, अगर वही मैंने बताया ना, एक लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को अगर इम्प्लीमेंट करने में ही मेरा 10 लाख का खर्चा आ रहा है, तो मैं इसको क्यों लगाऊंगा? मैं बोलूँगा भाई मेरे को इतना ही चाहिए। ठीक है, आई एम हैप्पी टू टेक दिस काइंड ऑफ ए रिस्क, मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी इन प्रोपोर्शन विद द वैल्यू दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन। इसको सिंपल सा आप ऐसे ही समझिए, जो मैंने आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आप अगर उतना ही पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन दी एबिलिटी टू मिटिगेट बिजनेस रिस्क। बिजनेस पे जो रिस्क है उसमें कितना लेवल तक वो मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब हमारे रिस्क एपिटाइट तक वो ला पा रही है कि नहीं ला पा रही है। अगर ला पा रही है देन वी कैन से कि यस दैट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज़ गुड इनफ फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, होपफुली ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं एक एक ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और अगर आप ये लाइव वीडियो नहीं भी देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जब कभी भी देखिएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर पहले ही बता भी दिया है, और मैं लिख भी देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख भी देता हूँ। My CNTA contact WhatsApp number is 9619094404। प्लीज़ इस पर कॉल मत करिएगा, हमेशा इस पर व्हाट्सएप करिएगा। ये नंबर मैंने व्हाट्सएप के पर्पज़ से ही लिया था, और टेलीग्राम में भी मैं अपने लिंक डाल दूँगा इस चैट पे, और आप उस पर टेलीग्राम में के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उस पर मैं वीडियोस और ये क्या बोलते हैं पोल वो सब डालता रहता हूँ। ठीक है, सो उसके थ्रू आप सर्च करिएगा शैलेंद्र, मैं तो टेलीग्राम के चैनल का नाम भी भूल गया हूँ अभी, मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसके थ्रू जाइएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? I'm just waiting for 10 seconds. Okay. बाय द वे जय, आपने साइबर सिक्योरिटी का कोई और भी सर्टिफिकेट किया है, या किसी ने भी जो भी वीडियो देख रहा है, आपने अगर CISM के अलावा अभी कोई और भी सर्टिफिकेट किया है तो एक बार वो भी बताइएगा। मैं वो क्यों पूछ रहा हूँ, कोई भी सर्टिफिकेट, नॉट इनटू साइबर सिक्योरिटी, कोई भी सर्टिफिकेट किया हुआ है, उससे मैं एक हेल्प मेरे को मिलती है आपको कुछ एक्सप्लेन करने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार मेरे को याद है लास्ट सेशन में एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ही डिड PMP सर्टिफिकेट। ठीक है, अब PMP इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेट। अब अगर PMP सर्टिफिकेट किसी ने किया है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ ही नो द बेसिक
कंसेप्ट ऑफ हाउ टू स्टडी। मैं अब उसको वो नहीं बताने वाला हूँ कि भाई तुमको पढ़ाई कैसे करनी है। बट अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, एंड इफ दिस CISM इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट सर्टिफिकेट इन योर करियर, तो आप मेरे को वो भी बताइए। तो देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि पढ़ाई क्या। ओके, AWS एसोसिएट आर्किटेक्ट क्लियर्ड, ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके ठीक है, ओके आपने AWS किया है, तो दैट इज़ अगेन समथिंग जो आपने बहुत ही अच्छा किया है। और फ्यूचर में AWS इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट व्हाट इज ए रेपुटेटेड एंड रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी आपके पास सर्टिफिकेट कोई है तो उससे बेसिकली एक एडवांटेज जो मेरे को लगता है ये होता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी रहती है ना, वो ट्रिक्स पता होती हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई तुमको पढ़ाई करने के लिए कैसे तुमको फोकस करना है, वो आप ऑलरेडी आपके पास है वो टेक्निक। इवन देन आपको अगर वो भी पूछना है आप पूछिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ब्रेक कब लेना है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल पे हाईएस्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है या क्या होगा, व्हाट विल हैव, क्या होगा अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, ए ऑप्शन इज़ हाईएस्ट इम्पैक्ट कब पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के बेसिस पे हाईएस्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल। डिस्टेंस बिटवीन फिजिकल लोकेशंस, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बजट, इनके बेसिस पे आप ये बताइए कि हाईएस्ट इम्पैक्ट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल पे किसकी वजह से ज़्यादा पड़ सकता है। एक गेस करिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आर यू सीइंग सी ऑप्शन? मिस्टर जय आप ऑप्शन नंबर ही बता दीजिए, क्योंकि एक हालांकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ही ऑप्शन है, बट आई एम श्योर आप सी ऑप्शन ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ना आई एम थिंकिंग कि गूगल क्लास या क्या होता है ना, गूगल प्लस पे मैं ये वीडियो रखूं, क्योंकि आई रियली वांट टू इंटरेक्ट। आप वहाँ से लिख रहे हैं, ओके जय सिंह सी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट, बट मैं ये समझना चाह रहा था आपने सी क्यों बोला, ठीक है। अब वो आप चैट में कितना लिखेंगे, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट इज़ देयर एनी वे कि मैं आपसे बात भी कर पाऊँ। आपसे क्या, जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप जानते हैं क्या जिससे मैं, एक जूम रहता है, यस, सो जूम में भी लिमिटेशन रहती है। आई थिंक फ्रीवेयर में कुछ तो लिमिटेशन रहती है कितने लोग ऐड हो सकते हैं नहीं होते हैं, और उसको मैं यूट्यूब पे लाइव कैसे करूँगा वो भी मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई रियली वांट टू इंटरेक्ट विथ माई एस्पिरेंट्स या एम एस्पिरेंट गाइस, क्योंकि ये आपका लॉजिक तो क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी समझना है कि ए बी और डी गलत क्यों है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है जब कभी भी ISD मॉडल की बात होती है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीकॉम भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, या व्हाट इज ए ई-कॉमर्स वेबसाइट भी हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो ISD को मेंटेन करना एक टफ टास्क है। उसी के साथ उसमें बहुत सारे लोकेशंस भी होंगे, ठीक है, विद इन सिटी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, मल्टीपल लोकेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज में लोकेशन भी मल्टीपल लोकेशन सकती हैं विद इन कंट्री जहाँ पे ISD मॉडल है, और उसके बाद भी रहता है, प्लस उसी की करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूज़र्स और उन यूज़र्स का जोग्राफिकल लोकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? जोग्राफी के हिसाब से कल्चर चेंज होता है, ठीक है।
कल्चर भी बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये अगर आप मेरा जो डोमेन 1 है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अब तक मैंने चार वीडियो बना चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एथिक्स मैं इस पर बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं आज ही अपलोड कर दूँ, बट वो वीडियो बनाना है मेरे को, तो अगर आज बन जाएगा तो मैं आज रात में अपलोड कर दूँगा। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं जब कभी भी हम लोग स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की मॉडल की बात करते हैं। ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन फिजिकल लोकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बट वो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इसी में आ जाएगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन बजट इज़ ऑल्सो समथिंग which is also impact which may also impact the ISG मॉडल। ठीक है। बट ये सारा ही जो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी टर्म में आ जाता है। सो ए बी सी एंड डी में से हाईएस्ट इम्पैक्ट की बात करें तो सी में ही होगा। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ सो दैट एक ही पेज पे दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। Okay, the correct option is C. In ISG model is highly dependent on the overall organization structure. Some of the elements that impact organization structure are multiple missions. जो मैंने verticals बताए थे ना, that means multiple missions. ठीक है। And functions across the organization, leadership, line of communication, number of employee and distance between physical location have less impact on ISG model since well-defined process, technologies and people component intermingle to provide the proper governance. Organization budget is not a major impact once good governance model are in place. Hence, governance will help in effective management of organization budget. मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बजट है और ये सारे पॉइंट हैं ये इतना क्रिटिकल नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इतना हाईली इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट करेगा आईएसजी पे। डिस्टेंस बिटवीन फिजिकल लोकेशन पे इनका कि अगर गवर्नेंस मॉडल आपका अच्छा है तो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बजट पे भी इन्होंने यही बताया है। बट जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना, दैट इज़ समथिंग जो हाईली इम्पैक्ट करेगा। ये जो हाईएस्ट है ना, दिस इज़ द कीवर्ड हियर। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले फिर से मैं एक बार चैट पे देखता हूँ, किसी का कोई और डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, बाय द वे आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक कहाँ से आप लोग फॉलो कर रहे हैं? आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक कौन कौन से हैं? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, सो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सोर्स होना चाहिए वो हमेशा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। कई बार आपके कंसेप्ट को गलत भी कर देता है क्वेश्चन। ठीक है। सो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही आप अपने क्वेश्चंस लीजिएगा, सो दैट आप उसको पढ़ने के बाद जो आपका कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वो सही जगह सही तरीके से डेवलप हो। ऐसा ना हो कि आपका कंसेप्ट क्लियर था बट आप डाउट क्लियर करने के चक्कर में आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके, ग्रेट जय, आई थिंक यू आर ऑन वेरी गुड ट्रैक, यू आर फॉलोइंग इसाका मटेरियल। ठीक है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा, बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सएप में ये भी पूछते हैं और कहते हैं, इनफैक्ट आज भी एक दो ग्रुप में लोगों ने पूछा था जिसमें कहा था कि मेरे को सीसम का बुक का या क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है। अब पहली चीज़ तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है नहीं, और ये फॉरवर्ड करना भी नहीं चाहिए किसी को। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है, समबडी हैज़ पुट हिज माइंड हिज एफर्ट टू क्रिएट दैट सच ए गुड डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस पे आप सीसम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने उसकी कुछ तो कॉस्ट रखी है तो उसको कॉस्ट मिलनी चाहिए। ठीक है। दैट वाज वन रीज़न। सेकंड थिंग इज़, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो इसाका में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि कोई भी कॉपीराइट मटेरियल आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप कंसेप्ट में आप अगर पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट में, यू कैन नॉट शेयर विदाउट जो भी उसका ऑथर है उसकी रिटन परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते। सो आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी ब्रीच होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कोई भी सॉफ्ट कॉपी कभी भी
शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताएं, जब मैंने भी सीसम का तैयारी शुरू करी थी, सो मैंने इसको परचेज़ किया था, उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैंने बनाया। मैंने प्रॉपरली इसको ऑनलाइन इसाका वेबसाइट से परचेज़ किया था, यूपीएस कोरियर रहता है इनका, उसके थ्रू आई थिंक 15 दिन के अंदर आ गई थी बुक। और आती मैंने सबसे पहले उसका अनबॉक्सिंग किया था, उसका अनबॉक्सिंग का 15th एडिशन का आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसका एक रीज़न और भी जो मैंने फाइंड आउट किया, जब ये बुक मेरे पास आई ना, आई हैव इन्वेस्टेड सम गुड अमाउंट टू परचेज दिस बुक, उसकी बेसिस पे मेरा फोकस बढ़ा इसकी प्रिपरेशन की तरफ। मेरे को फीलिंग आया कि यस आई एम, हाउ सीरियस आई एम टूवर्ड दिस एग्ज़ाम, ठीक है। ये दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। मेरे को लगा कि एग्ज़ाम, जब मैंने बुक परचेज़ कर ली, जब मैंने पेमेंट कर दिया था, उसके बाद मेरा सीरियसनेस टूवर्ड दिस एग्ज़ाम बढ़ा। मैं पहले भी सीरियस था, बट उतना फोकस शायद मैं नहीं कर पा रहा था जितना मैंने जब परचेज़ कर लिया था। जब मेरे को पता चला कि यस मेरे को बुक परचेज़ करनी ही है, और मैंने परचेज़ कर लिया था। दो आई नो देर आर मेनी सोर्सेज जहाँ पे आपको अगर आप चाहेंगे सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है, बट आई स्टिल से डोंट डू दैट। आप परचेज़ करिए एंड यू विल फाइंड चेंज इन योर सेल्फ कि यस आपने बुक के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। और उसके बाद आई सी न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो, ओके ओके ग्रेट, थैंक्स जय, thanks for being in touch with me, thank you so much. Okay, now I'm coming to the last question, ठीक है। which of the following is the best approach to obtain senior management commitment to the information security program? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होनी चाहिए या होगी सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेने के लिए? अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कई चीज़ें आनी चाहिए। पहला चीज़, सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्यों ही चाहिए, हम क्यों उनसे कमिटमेंट लें और किस बात के लिए कमिटमेंट लें। फिर सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि उनको कन्विंस करने की ज़रूरत क्या है, और करना भी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से हम लोग को चीज़ें ध्यान देनी होती हैं जब हमें उनका कमिटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। हाउ आई एम गोइंग टू कन्विंस माई सीनियर मैनेजमेंट, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है जो मैंने अभी बोला, हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस द सीनियर मैनेजमेंट, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आपको पहले ज़रूर पता होना चाहिए कि सीनियर मैनेजमेंट को कमिटमेंट क्यों करना है, कैसे करना है वो सेकंड क्वेश्चन है, बट करना ही क्यों है। देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को आपको कमिट इसलिए करना रहता है क्योंकि आपको जो भी टेक्नोलॉजी आप एज ए कंसल्टेंट उनको प्रपोज कर रहे हैं, उनको ये बताना रहता है कि दैट इज़ एक्चुअली मैचिंग विद द आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना। सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मेरे को इस क्वार्टर में एक्स अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको उनको कन्विंस करना है कि भैया जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, एक्स अमाउंट, एक्स मिलियन डॉलर आपको इस क्वार्टर कमाना है, ठीक है। अगर आपने मेरी बात मानी और ये टेक्नोलॉजी आपने इम्प्लीमेंट करी, सो आपको वो x का x+1 ही मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं मानी तो x का x-2 हो सकता है। और उसके लिए ये सारे आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कंपटीटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखो फलानी कंपनी ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल उबर ने सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स को हायर नहीं किया, सिक्योरिटी को अपने सीरियसली नहीं लिया, और आज देखिए उसका ब्रांड, उसका फ़ाइन और दुनिया भरी चीज़ें उस पर इम्पैक्ट हुई हैं। आप इस तरह के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अपने बिजनेस केस में दिखाना पड़ेगा, वैल्यू, मनी आपको दिखाना है। सीनियर मैनेजमेंट को फिगर समझ में आती हैं, आप उनसे बोलिए कि आप ये करेंगे आपका रिस्क कवर हो जाएगा, उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आप उनको बोलिए अगर आप सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अभी जो आपका $100 मिलियन का प्रॉफिट है, दैट्स मेक्स टू $1200 मिलियन, ठीक है। उनको फिगर बताइए, उनको ड्यूरेशन बताइए, काउंट्स फिगर बताइए। एक सेकंड जय, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। सो अभी इन्होंने अब इसको समझने के बाद अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए
फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ रिस्क। बेस्ट अप्रोच तो नहीं है, अप्रोच तो अच्छा है, अगर आप उनको डिस्क्राइब करेंगे कि रिस्क रिड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने बताया उनको नहीं समझ में आएगा। प्रेजेंट द इमर्जिंग थ्रेट इन्वायरमेंट, आप उनको, जैसे उबर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भैया देखिए जो भी थ्रेट इन्वायरमेंट है, कंपनीज पे अटैक हो रहा है, ये था अपना लॉकडाउन में, दुनिया को पता था सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट लॉकडाउन के टाइम पे ही हुए थे कंपनियों पे, तो थ्रेट इन्वायरमेंट ऐसा बन गया था। आप उसको समझाइए, उनको नहीं समझ में आएगा। बेंचमार्क अगेंस्ट अदर एंटरप्राइज, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कंपटीटर को आपको बताइए कि देखो हमारे कंपटीटर्स ने इतने सारे बेंचमार्क इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, आपको भी होना चाहिए, उसको नहीं समझ में आएगा। आप उनको ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये सोल्यूशन उसी से अलाइंड है। मतलब आपका जो प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमारा अप्रोच अगर आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सेम अप्रोच से आपका जो ऑब्जेक्टिव वो मीट करेगा, इनफैक्ट वो हेल्प करेगा और इंश्योर करेगा कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, सॉरी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो, ठीक है। नहीं करेंगे तो चांसेस आर देयर वो मीट नहीं हो सकता, बट करेंगे तो होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझाना है उनको। द मोमेंट यू सेट कि आपका ऑब्जेक्टिव पे इम्पैक्ट हो सकता है, दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। सो दैट इज़ द रीज़न आई बिलीव ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मैं एक बार जय का कमेंट पढ़ लेता हूँ। उन्होंने लिखा है वी डिराइव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फ्रॉम बिजनेस ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। देन वन सिक्योरिटी प्रोग्राम, प्लीज़ वैलिडेट माई अंडरस्टैंडिंग। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, यस यू आर करेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, उससे बेसिक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कॉल्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें देयर आर सर्टेन रूल्स जो डिराइव होते हैं, जो कौन इस्टेब्लिश करता है। रूल्स मतलब आई एम सेइंग पॉलिसीज़, ठीक है। वो कौन इस्टेब्लिश करता है, वो हमारा करता है सीनियर मैनेजमेंट, राइट। और सीनियर मैनेजमेंट जो पॉलिसी इस्टेब्लिश करता है, दैट मेक्स डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक डायरेक्शन मिलता है टू इस्टेब्लिश एंड गवर्न और मॉनिटर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग जय इज़ करेक्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यस, वन सिक्योरिटी प्रोग्राम, और इसके बेसिस पे वी इस्टेब्लिश द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, ठीक है। सो यू आर करेक्ट मिस्टर जय। जो 15th एडिशन था उसमें एक और डिटेल में इन्होंने बताया है। अभी तक तो गवर्नेंस और स्ट्रेटजी मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा डोमेन 1 कंप्लीट करा दिया है अपने यूट्यूब वीडियोस में। आगे कहीं आएगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन पर्टिकुलरली दिस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव टर्म्स इन मोर डिटेल, ठीक है। अब एक बार इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, सो देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा है द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट द अलाइनमेंट। बाय द वे जय, आपने क्यों ये क्वेश्चन पूछा, मतलब इस क्वेश्चन ये आपने जो पूछा बहुत अच्छी बात है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपने ये जो कमेंट पूछा, जो कुछ क्वेरी पूछा, इसका इस क्वेश्चन से तो कुछ रिलेशन नहीं था, ये आपका एक आइसोलेटेड सेपरेट क्वेश्चन था। बट अच्छा कि आपने पूछा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई एम करेक्ट ना, आपने एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज अगर आपका इस क्वेश्चन कुछ रिलेशन है तो मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दैट वे। आई थिंक इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम लिखा था, इसकी वजह से आपने पूछा, राइट। शायद ये रीज़न हो सकता है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और उसको ऊपर कर देता हूँ सो दैट आप लोग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन एक साथ पढ़ लीजिए। देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ये वाला। क्यों? द सिक्योरिटी प्रोग्राम मस्ट बी अलाइन टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये बाइबल है, ये वन ऑफ द सेंटेंस जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोग्राम बिजनेस ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी प्रोग्राम में आपने कहा कि भैया मेरे को सिम चाहिए, पिम चाहिए, DLP चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए, ईमेल सिक्योरिटी चाहिए,
बिजनेस ने कहा भैया हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, हमारे यहाँ प्रिविलेज यूजर्स है ही नहीं, ठीक है। अशोक मोरे सिंह डी, यस यू आर करेक्ट अशोक मोरे, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। सो ये लाइन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अ सिक्योरिटी प्रोग्राम मस्ट बी अलाइन टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्यों होना चाहिए वो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैच नहीं अलाइन नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो आप सिक्योरिटी प्रोग्राम बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोग्राम अचीव करके देगा, जो आउटपुट देगा वो मैच ही नहीं करेगा। बिजनेस कहेगा भाई हमें ए चाहिए था, आप जेड दे रहे हो, हमें चाहिए ही नहीं, उल्टा वो और नुकसान करेगा। सीनियर मैनेजमेंट विल सपोर्ट द सिक्योरिटी प्रोग्राम, सीनियर मैनेजमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम को सपोर्ट तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे को $1 मिलियन का हर क्वार्टर में प्रॉफिट चाहिए। आपके सिक्योरिटी प्रोग्राम ने कहा ठीक है भैया, आपको $1 मिलियन तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर ही मिल सकता है अगर आप हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। नहीं करेंगे तो हो सकता है उससे कम मिले, बट ये आपको हेल्प ही करेगा टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये हेल्प करेगा सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेने में। और आगे क्या है, द सिक्योरिटी प्रोग्राम विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क, यस। रिस्क कहाँ तक करेगा, रिस्क एपिटाइट तक जाएगा। हमेशा देखिए रिड्यूस द रिस्क अप टू द रिस्क एपिटाइट, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। हाउएवर इट हैज़ टू बी इन बैलेंस अगेंस्ट द कॉस्ट एंड इम्पैक्ट टू द बिजनेस। वही मैंने आपसे बताया, हमारा बिजनेस का खर्चा, हमारे एप्लीकेशन जिसको मैं सिक्योर करने की बात कर रहा हूँ उसका खर्चा ही 10,000 है, लेकिन उसको सिक्योर करने में अगर $1 मिलियन लग रहा है तो मैं बोलूँगा भैया रहने दो, नहीं चाहिए। So it has to be balanced against the cost and impact of the to the business. Reduction of risk alone cannot justify the security program from the senior management perspectives. आप सीनियर मैनेजमेंट को दिन भर गाइए कि भैया आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप 10 टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं आपको रिस्क रिड्यूस, दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल 10,000 फीट पे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको नहीं समझ में आएगा। रिस्क रिड्यूस होगा, वो कहेगा ठीक है रिड्यूस हो, कितना रिड्यूस होगा, मेरे को फ़ायदा क्या होगा, कितने $1 मिलियन का मेरे को फ़ायदा होगा, वो बताओ, टर्म बताओ, वैल्यू बताओ, प्रॉफिट बताओ, मेरे को फिगर्स बताओ। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी होती है, ठीक है, जब भी कभी आप सीनियर मैनेजमेंट से बात करेंगे तो। सिक्योरिटी प्रोग्राम मॉनिटर इमर्जिंग थ्रेट्स, हाउएवर थ्रेट इन्वायरमेंट इटसेल्फ कैन नॉट डिटरमाइन द मिटिगेशन एक्टिविटी। सिक्योरिटी प्रोग्राम हमेशा थ्रेट्स को मॉनिटर करता है, however threat environment itself cannot determine the mitigation। आप थ्रेट इन्वायरमेंट की आप बात करें, जैसे मैंने उबर का एग्जांपल दिया, आपने बोला या लॉकडाउन की बात करी, बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, आप वो एग्जांपल ले रहे हैं, आप इन्वायरमेंट बता रहे हैं कि भैया अभी बहुत ज़्यादा वर्नेबल इन्वायरमेंट है, देयर आर मेनी हैकर्स हु आर डेलिबरेटली डूइंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है। बट इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मिटिगेशन क्या करना चाहिए, आप सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं ले सकते, ठीक है, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते केवल इस बेसिस पे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी मच वर्नेबल, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू डील विद थ्रेट्स। सीनियर मैनेजमेंट इज अ प्राइमरी इंटरेस्टेड इन हाउ द सिक्योरिटी प्रोग्राम कैन मिटिगेट द थ्रेट्स वाइल सपोर्टिंग द मल्टीपल बिजनेस गोल। ये जो ऊपर वाली लाइन थी ना, इसको इन्होंने अलग तरीके से फिर से लिखा। उनका कमिटमेंट लेने में उनको केवल एक ही चीज़ उनको समझ में आती है कि हाउ द सिक्योरिटी प्रोग्राम कैन मिटिगेट थ्रेट्स वाइल सपोर्टिंग द अल्टीमेट बिजनेस गोल। बिजनेस का जो गोल है उसको सपोर्ट करने में जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो कितना हेल्प कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। वाइल बेंच मार्किंग अगेंस्ट अदर एंटरप्राइज कैन प्रोवाइड एन अप्रोच, ये जो थर्ड ऑप्शन था ना बेंच मार्किंग अगेंस्ट अदर एंटरप्राइज, ये केवल एक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि ठीक है किसी और कंपनी ने बेंच मार्किंग ये करी कि उसने 20 टेक्नोलॉजीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करी, ठीक है। नाउ वट एवर दे आर डूइंग दैट हैज़ बीन मॉनिटर बाय मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। एक वो बेंचमार्क हो सकता है कि एटलीस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिम टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, DLP होना ही चाहिए, इंक्रिप्शन होना ही चाहिए, PCI DSS होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप पेमेंट कार्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये एक बेंचमार्क हो सकता है, दैट कैन ओनली प्रोवाइड एन अप्रोच, बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द अप्रोच इज़ द बेस्ट वन ऑफ द इंटरप्राइज। बट ये कन्विंस नहीं हो सकता कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू फॉलो, इससे भी वो कन्विंस नहीं हो सकते। वो कह लें ठीक है इसकी वजह से आई एम नॉट कन्विंस्ड कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँ,
उनको क्या करना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट द अलाइनमेंट टू द प्रोग्राम टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो गोल है, उसके साथ अगर हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम मैच कर रहा है, अलाइंड है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ही सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट आप मिल सकता, तभी तो ही सीनियर मैनेजमेंट कन्विंस हो सकता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो चैट में जो क्वेश्चंस पूछे उसका भी मैंने आंसर दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जय, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, और थैंक यू सो मच अशोक मौर्य, आपने भी ज्वाइन किया। मैंने अपना नंबर इस चैट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और मिस्टर अशोक और जो भी अभी ज्वाइन किए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले आई वुड से कि एक बार आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन रखिएगा। कम से कम 2 दिन में सेशन लूँगा, 1 घंटे का, डेडिकेटली आपके साथ ही बात करूँगा, जिसमें आई विल आस्क सर्टन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछूंगा जैसे सीएसए में पूछे जाते हैं। आई विल आस्क सर्टन बेसिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आई विल आस्क टू एक्सप्लेन द पॉलिसीज़, राइट। शानू खान, थैंक यू सो मच शानू खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सो काफ़ी लोग ने ज्वाइन किया है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार मेरे से बात करिएगा। मैंने अपना चैट इसी सेशन में चैट में मैंने अपना नंबर भी डाल दिया है, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपके साथ एक सेशन करूँगा, देयर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू in terms of understanding the concept, in terms of giving the exam. If I am thinking you are good to go, I will definitely say please go ahead for the exam. Otherwise, if I am not thinking, I will upfront and say take some more time, probably 10 days or 15 days before giving the exam. ठीक है। सो वो एक मैं आपको इवेल्युएट करने का जस्ट ट्राई करूँगा। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू थिंक आई एम द राइट पर्सन हु कैन इवेल्युएट यू बिफोर यू एक्चुअली गोइंग टू सिट इन द एक्चुअल एग्जाम, देन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरे इवैल्यूएशन के बाद देर इज़ अ गारंटी कि आप एग्ज़ाम पास होंगे ही होंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट आपका जो वीकनेस रहेगी, कोई लूप होल रहेगा, तो आई विल ट्राई टू फिक्स दोज, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू एटलीस्ट फाइंड आउट दोज वीकनेसेस, सो दैट आप उसको भी फिक्स करके यू कैन गिव द एग्ज़ाम विथ मोर कॉन्फिडेंस, राइट। सो lastly I would say thank you so much everyone for joining the session. ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन फॉर द CISM एग्ज़ाम और वॉट एवर द एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू गिव इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और एवरी सैटरडे आई एम प्लानिंग टू टेक दिस सेशन फ्रॉम 9 to 10, ठीक है। 1 घंटे का सेशन रहेगा, आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और शॉर्ट्स वीडियो में और कुछ लॉन्ग वीडियो में मैं अपने जो डोमेन 1 है 16th एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी 4 वीडियो बन चुके हैं, और आई एम थिंकिंग कि ये अभी कम से कम 4 से 5 वीडियो और बनेंगे, क्योंकि मैं एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आप अगर जब बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी बुक। आपको लगेगा इस बुक में जितना लिखा है सब तो मेरे को पहले से आता है, ठीक है। उस कंसेप्ट को लेते हुए आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दिस CISM रिव्यू मैनुअल 16th एडिशन, ठीक है। सो वीडियोस के पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट आई विल इंश्योर कि आपको वो वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगेगा ये तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भले ही आप वो बुक फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट के बेसिस पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम मोर वीडियोज़, ठीक है। और आई एम ट्राइंग टू अपलोड 1 वीडियो डेली। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज भी कितने लोगों ने ज्वाइन किया ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। सो थैंक यू सो मच। लास्टली आई वुड से प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन हु आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम इन अपकमिंग फ्यूचर। अगर आपने कोई प्लान बना रहे हैं तो वो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन क्रिएशन ऑफ प्लान एज वेल, ओके। सो अगले लाइव सेशन तक बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।